हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू साई अकेडमी फॉर सक्सेस। माय नेम इज़ मीनाक्षी और आज मैं आपके लाई हूँ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि पदार्थों को अलग अलग क्यों किया जाता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और उसको अलग अलग करके हम उसका क्या करते हैं। तो अब हम जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है कंटेंट की, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है थ्रेसिंग यानी कि ताड़ना, विनोइंग सूप, सीविंग चालन यानी कि छलनी, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, अवसाद क्षय और निस्पंदन, इवेपोरेशन भाप यानी कि वाष्पीकरण, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन कि जो पदार्थों को अलग अलग करने के कितनी सारी विधियों से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं या उसके नए नए तरीके। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्या पानी किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घोला जा सकता है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए बच्चों, सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है थ्रेसिंग, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इन थ्रेसिंग। देखिए, अनाज को डंठल आदि से अलग करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, ये जो प्रयोग की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको थ्रेसिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। जैसे कि इस प्रक्रिया में अनाज के बीजों को अलग करने के लिए डंठल को पीटा जाता है, जैसे आपकी बुक में फिगर 5.4 में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, जो फसल की जो कटाई होती है, वो जो अनाज होता है, तो अनाज को उनसे अलग करने से पहले डंठल को धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंठल में कई अनाज के बीज होते हैं। खेत में जो बंडल पड़े होते हैं उनको पहले फैलाकर फिर उनको क्या कहते हैं, उनको पीटा जाता है, जिससे कि उनको डंडे की मदद से उसको पीट कर उनको अलग अलग किया जाता है। अगर इन शॉर्ट में मैं आपको कम बताऊं तो उसका मतलब ये है कि गेहूं को बालियों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। तो क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि विनोइंग। विनोइंग यानी कि सूप, जिसको हम छाछ भी कहते हैं, जिससे कि उसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको फटकार फटकार के जो उसके पदार्थ हैं उनको अलग करते हैं। जैसे कि दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। मिश्रण के घटकों को अलग करने की इस विधि को विनोइंग कहा जाता है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind और by blowing air। यानी कि जो विनोइंग है उसके मिश्रण को भारी और हल्के घटकों को हवा से या हवा से उड़ाने के लिए अलग किया जाता है। जैसे कि मतलब उसको क्या करते हैं हाथ में, जैसे या पिक्चराइजेशन में आपको दिखाया गया है, या आप देख सकते हो कि छाछ में कैसे हम फटक फटक कर पदार्थों को अलग करते हैं। तो क्लियर है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज सीविंग यानी कि छानना। इसमें दिया हुआ है समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर। कभी कभी हम आटे के साथ एक डिश तैयार करना चाह सकते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम एक डिश बनाएं आटे की मदद से। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। अब इसमें जो अशुद्धियाँ, इसमें मौजूद जो अशुद्धियाँ हैं, यानी कि जो उसका चोकर है उसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, उसके लिए व्हाट डू वी यूज़ ए सीव एंड पर द फ्लोर इनटू इट। तो हम इसको हटाने के लिए जो हम हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, छलनी की। यानी कि हम एक छलनी का उपयोग करते हुए उसमें से आटा डालते हैं, ठीक है, और उसको छान कर अलग निकाल लेते हैं। जैसे कि आपकी जो बुक है उसके अंदर दिया है फिगर 5.6 में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम जो आटा है, आटे की जो हम जब उस से आटे के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, उसका जो चोकर है उसको अलग करने के लिए तो हम उसमें छलनी का प्रयोग करते हैं। तो क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अवसाद क्षय और निस्पंदन ये क्या होते हैं। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर settles after water is added to it,
द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, यानी कि जब मिश्रण में भारी घटक को पानी में मिलाने के बाद वो जम जाते हैं, यानी कि अगर हम पानी के अंदर कुछ डालते हैं और वो जाकर नीचे तली में बैठ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन यानी कि अवसाद कहा जाता है। अब है इसका सेकंड पॉइंट, व्हेन द वाटर along with the dust is removed the process is called decantation। जब पानी यानी कि धूल के साथ पानी को उड़ेला जाता है तो इस प्रक्रिया को विघटन यानी कि डिकेंटेशन कहा जाता है। तो क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों, अब जो बात करेंगे वो है फिल्ट्रेशन। ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। यानी कि जो एक फिल्टर पेपर है, एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिसमें बहुत बारीक छेद होते हैं, ठीक है। जैसे कि शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है, शो किया गया है कि एक फिल्टर पेपर का उपयोग करने के लिए जो चरण है यानी कि शामिल किए गए हैं वो देख सकते हैं आप। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन्स इन फिक्स्ड इनटू ए फनल। यानी कि इसमें क्या किया है, एक शंकु के रूप में इसको मोड़ा गया, ठीक है। एक फिल्टर पर एक इसको एक फनल के उसमें इसको तैयार किया गया, ठीक है, तय किया गया। द मिक्सचर इज देन पोस्ड ऑन द फिल्टर पेपर। तो जो मिश्रण है वो उसके ऊपर रखा गया, ठीक है, मतलब उसके ऊपर डाला गया। तो सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इन एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो आप देख सकते हैं कि जो उसमें ठोस कण है उसके मध्य से नहीं गुजर सकते, यानी कि उसके अंदर से वो पास नहीं हो पाते, वो ऊपर रुक जाते हैं। और जो लिक्विड यानी कि जो उसका लिक्विड होता है वो फिल्टर हो जाता है और वो छन जाता है। जैसे कि मैंने आपको फिगर 5.1 में पार्ट 1 में बताया था कि कैसे हम छलनी की मदद से चाय और चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं। कि जैसे कि चाय पत्ती जो होती है वो छलनी में ऊपर रह जाती है और बाकी जो लिक्विड जो चाय होती है वो छन जाती है। तो क्लियर है बच्चों? हमारी इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण का क्या होता है या किसे कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली wherever वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ भी पानी मौजूद है वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार होती रहती है। देखिए बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ जिससे कि आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा कि इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण क्या होता है। देखिए जैसे कि नमक बनाने की प्रक्रिया, जैसे कि जो नमक बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो पानी होता है, छोटे छोटे जो समुद्र का पानी होता है, छोटे छोटे क्यारियों में उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि वो धूप की मदद से जो उसका पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है और उसमें जो नीचे वो नमक रह जाता है। तो क्लियर है बच्चों? अब जो हम बात करेंगे वो है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि अलग अलग तरीके से कैसे हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि जो दिया हुआ है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी कि जो है वाष्पीकरण और संघनन। व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कोल्ड विद आइस। जब भाप बर्फ के साथ ठंडे धातु की प्लेट के संपर्क में आती है तो इट्स कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। तो क्या होता है, तो यह संघनित होकर तरल पानी बनाती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। पानी की बूंदें जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो प्लेट से गिरते हुए आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि छोटी छोटी बूंदें उसके ऊपर आ जाती हैं और फिर वो गिरती हैं। तो वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो जो है ये वो क्या होती है, भाप के संघनन के कारण होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि जो जल वाष्प को उसके तरल रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको संघनन कहा जाता है। तो क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट है हमारा, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंसेस। यानी कि क्या पानी किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घुल सकता है। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से।
found that many substances dissolve in water and form a solution. अब पाया जाता है कि कई पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और एक घोल बनाते हैं. We say that these substances are soluble in water. What will happen in we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? देखेंगे कि हम ये देख सकते हैं कि ये पदार्थ जो होते हैं पानी में घुलनशील है कि नहीं है. यदि हम एक निश्चित मात्रा में पानी में इन पदार्थों को अधिक से अधिक डालते हैं तो क्या होगा. You will need a beaker of a small pan, a spoon, salt and water. तो अब क्या करेंगे कि आपको एक बेकर या छोटा पैन लेना है, एक चम्मच नमक और पानी की आवश्यकता होगी इसके लिए. ठीक है. फिर है उसमें pour half a cup of water in the beaker, add on teaspoonful of salt and stir in well until the salt dissolve completely. तो अब आप क्या करेंगे इसमें कि बेकर में आधा कप पानी लेंगे, एक चम्मच नमक उसमें डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से हिलाएंगे. जबकि नमक पूरी तरह से घुल ना पाए तो आप उसमें देखेंगे. Again add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt on teaspoonful at a time and stir. After adding a few spoon of salt, do you find the some salt remains undissolved and still at the bottom of the beaker. यानी कि जब देखिए आप उसके बाद में जब वो नमक जो ठीक से घुल भी नहीं पाया उसके बाद आप क्या करेंगे फिर से एक चम्मच उसमें नमक डालिए और फिर इसको लगातार हिलाते रहिए. उसके बाद में थोड़े टाइम बाद फिर उसको उसमें फिर नमक डालिए दोबारा से और एक चम्मच फिर उसको हिलाइए. तो आप क्या देखेंगे कि जो जो नमक है वो आधा घुला होगा और आधा उसकी तले में जाकर यानी कि बेकर की बॉटम में जाकर नीचे बैठा होगा. ठीक है. If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. यानी कि इसमें क्या होगा यदि आपका जो आंसर है हाँ तो इसका मतलब है कि जितना पानी हमने लिया है उससे अधिक नमक को हमने उसमें डाला है. ठीक है. डालने के बाद में क्या हुआ नमक जो है उसमें पूरी तरीके से घुला नहीं, वो जाकर आधा घुला और आधा उसमें जाकर बैठ. हम इस प्रक्रिया को कहा जाता है वो है तृप्त कहा जाता है. ठीक है. यानी कि पूरी तरीके से उसमें वो डिज़ोल्व नहीं हुआ है, आधा उसकी बॉटम में बैठा है और आधा ही वो पानी में घुला है. तो क्लियर है बच्चों. थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों. तो ये था चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो यहीं पर ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है. तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. स्टे सेफ, स्टे एट होम.